सियासत होती है तो लड़ाई होती है। लड़ाई का फैसला मतपेटी खुलने से होता है। एटा में जब हम आए तो एक दिलचस्प राजनीतिक लड़ाई हमारा इंतजार कर रही थी। हमें तो लगा कि हमें यहां पर अखिलेश यादव बनाम शिवपाल यादव का एक मोर्चा खुला नजर आएगा, और उसकी वजह यह थी कि एटा सदर से इस वक्त विधायक आशीष यादव थे जो शिवपाल खेमे में गिने जाते थे, और इसलिए जब अखिलेश यादव की कैंडिडेट लिस्ट आई तो उनका नाम काट दिया गया और बगल की अलीगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रामेश्वर यादव के भाई जोगिंदर यादव को टिकट दिया गया। जोगिंदर यादव के बारे में क्षेत्र की जनता ने कई बातें कही, उनके पक्ष में, उनके विपक्ष में। विरोधी तो यहां तक बोल गए कि ये चुनाव जोगिंदर यादव के ही मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। खुद जब हमारी इस रिकॉर्डिंग से पहले, इस लाइव से पहले जोगिंदर यादव जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे विरोधी मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं बाहरी हूं, मगर मैं 32 बरस से शहर में हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे विरोधी मेरी दबंग छवि का हवाला दे रहे हैं, लेकिन यहां पर तो मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको जोगिंदर यादव और उनके बड़े भाई रामेश्वर यादव की कहानी सुनाऊं, कुछ दिलचस्प तथ्य हैं जिन पर आप अगर नजर डाल लें तो पूरा राजनीतिक नजारा ज्यादा रोशन नजर आएगा। ये एटा सदर की सीट है। यहां पर 1957 में हिंदू महासभा से विधायक रहे। एक टर्म जो मैंने एटा आकर सीखा वो है एलआर। मुझे ये तो पता था कि उत्तर प्रदेश की इस बेल्ट में लोधी और राजपूत जाति एक ताकतवर पीजेंट्री कास्ट से आती है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म एलआर होगा, ये मैंने यहीं आकर सीखा। तो पहले 2012 के परसीमन से पहले यहां पर एलआर जाति का वर्चस्व था, ऐसा स्थानीय पॉलिटिकल पंडितों ने बताया। लेकिन 2012 के परसीमन के बाद अब ये सीट यादव बहुल्य हो गई है। इस पर भी जोगिंदर यादव का दिलचस्प जवाब है। उनका कहना है कि मैं सिर्फ यादवों का नेता नहीं हूं, सभी पार्टियों का नेता हूं। जोगिंदर बनाम गजेंद्र की ये लड़ाई, जिसमें गजेंद्र बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं गजेंद्र सिंह चौहान बबलू, उनका ये कहना है कि जोगिंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने अपने फेसबुक लाइव के दौरान जोगिंदर सिंह यादव पर कई इल्जाम भी लगाए। हमने आपसे वादा किया था कि हम कहानी के सिक्के के दोनों पहलू दिखाएंगे। वादा पूरा करने का वक्त आ गया है दोस्तों। मेरे साथ जोगिंदर सिंह यादव हैं। जोगिंदर सिंह यादव की अगर हम सियासत पर बात करें तो बात उनके भाई रामेश्वर यादव से शुरू होती है, जो अलीगंज से विधायक हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। जोगिंदर जी, ये बताइए कि ये विरोधी विकास को मुद्दा नहीं बता रहे हैं, विरोधी एटा की खराब सड़कों को मुद्दा नहीं बता रहे हैं। नौजवानों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस तरीके के इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर वोकेशनल स्टडी कर सकें, लेकिन विरोधी कहने साहब मुद्दा जोगिंदर यादव है। तो ऐसा क्या है जोगिंदर यादव में कि सारे मुद्दे पीछे और जोगिंदर यादव आगे? ये तो वही बता सकते हैं जी। मेरे लिए तो गजेंद्र मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि गजेंद्र लड़ाई में ही नहीं है। गजेंद्र जो है तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे है आपकी लड़ाई? हमारी लड़ाई तो वैसे किसी से नहीं है। हम तो एक वन साइड हैं, और जनता 11 मार्च को इसका जवाब देगी कि किसकी छवि कैसी है, कौन जनता का प्यारा है। जब हम परीक्षा में बैठे हैं तो जो उत्तीर्ण होगा उसी की छवि अच्छी होगी। छवि का जिक्र जोगिंदर यादव ने खूब किया। छवि का मामला कुछ ऐसा है कि समर्थक कहते हैं कि भैया जी में बहुत दम है, विरोधी कहते हैं कि भैया जी दबंग हैं। दबंगई का उदाहरण यह दिया जाता है कि 2005 में जब जोगिंदर यादव चुनाव लड़े जिला पंचायत सदस्य का तो निर्विरोध हो गए, और 2010 में जब मायावती की सरकार में चुनाव लड़े तो जोगिंदर यादव का कहना है कि यदि सपा सुप्रीमो के शासनकाल में मैं निर्विरोध पार्टी की वजह से हो गया तो बीएसपी के शासनकाल में इतने बड़े वोटों से कैसे जीत गया। कई लोग ये भी कहते हैं कि रामेश्वर यादव का जो इलाका है वहां पर उनकी ही रिट चलती है, प्रशासन उनकी हुक्मदूली नहीं कर सकता है। समर्थक इसे जनता के प्यार की ताकत बता सकते हैं और विरोधी इसे दबंगई। आप मुझे रामेश्वर यादव जी से जुड़ा कोई प्रसंग बताइए, बहुत शुरुआती दौर का, जब आपने राजनीति में आने का नहीं सोचा था, भैया की मदद कर रहे थे। हमारे तो ये है कि अलीगंज में
जो अवधपाल सिंह हैं उनकी एक पृष्ठभूमि रही है, डाकुओं को पालना, गुंडों को पालना और लोगों के कत्ल कराना। पहले वहाँ एक विधायक जी लड़े थे, सतीश शर्मा जी, तो अवधपाल सिंह के पिताजी ने उनका हत्या कराई थी छबराम गैंग से। आप ये इल्जाम कैमरे पे लगा रहे हैं, क्या कोर्ट में ये साबित हुआ है? जेल गए थे वो, जेल गए थे, कोर्ट से सजा हुई है? कोर्ट से सजा, वो मर गए और जो उनके उसमें साथी हैं वो जेल में आज तक अभी भी जेल में बंद है, आजीवन कारावास हुआ है। आपने छविराम का जिक्र किया, पूरा देश इस बात को जान ले कि उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय तक डकैतों का बोलबाला रहा। बीहड़ का इलाका था और डकैतों का जिक्र करते ही पीछे एक भाई साहब के चेहरे पर हंसी आ गई। हालांकि मेरी समझ में ये नहीं आता कि डकैतों का जिक्र किसी के चेहरे पर हंसी क्यों ला सकता है। खैर, चूंकि मैं खुद बुंदेलखंड से आता हूं जो दस्यु प्रभावित इलाका रहा, सिंचाई के साधनों में कमी, उसके चलते रोजगार में कमी और उसके बाद ये समस्या फैलती गई। फिर एक 1980 का दशक आया जब कांग्रेस के उस वक्त के अघोषित आला कमान संजय गांधी ने यह तय किया कि इंदिरा लहर में कांग्रेस की जीत के बाद उत्तर प्रदेश की कमान विश्वनाथ प्रताप सिंह संभालेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चुनाव लड़ा बांदा की तिंदवारी सीट से और चुनाव जीते। उनके सामने एक ही मिशन था कि हमें दस्युओं का सफाया करना है। 2 बरस तक उसके लिए मुहिम चलती रही। जिन जिन इलाकों में दस्यु थे, जाहिर सी बात है कि वो हवा में तो पैदा हो नहीं गए थे, ऐसी सामाजिक परिस्थितियां भी रही होंगी जिससे उनको आधार और ताकत मिली। जोगिंदर सिंह यादव ने जिन छविराम का जिक्र किया वो इस इलाके के सबसे बड़े दस्यु थे। मुलायम सिंह यादव के ऊपर उनके राजनीतिक विरोधी ये इल्जाम लगाते रहे कि वो छविराम के गैंग को एक किस्म का सपोर्ट करते थे। राजनीति में इस तरह के इल्जाम लगते हैं, जैसे अभी जोगिंदर सिंह यादव ने अपने बड़े भाई के बसपा से जुड़े प्रतिद्वंदी पर इल्जाम लगाया और कुछ मामले गिनवाए। लेकिन जोगिंदर जी, अंदर खाने कई लोग ये भी कहते हैं कि आपका परिवार भी जो दस्यु की समस्या थी उससे कहीं ना कहीं प्रश्रय के मामले में जुड़ा था। क्या कहेंगे आप इस आरोप पर? इस समय हमारी उम्र 47 साल है और छबराम 87 में हुआ करते थे। अब आप लगाइए 10 साल की उम्र में हम 10 प्रभावित कैसे हो जाएंगे? हमारी उम्र 10 साल, आज 10 साल की उम्र में एक नाबालिग बच्चा क्या जो है गैंग चलाएगा? गणित का ये तर्क मजबूत तो है, लेकिन तर्क एक और भी है, वो ये कि 5 बरस तक यहाँ सिटिंग एमएलए आशीष यादव रहे, तो जोगिंदर यादव अखिलेश यादव के नाम पर वोट तो मांगेंगे, लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कि लोग कह रहे हैं, यहाँ के जो बाहरी लोग हैं, कि आशीष यादव चुनाव सिर्फ इसलिए लड़े हैं ताकि वो जोगेंद्र सिंह यादव का चुनाव कमजोर कर सकें। इस पर आपका क्या कहना है जोगेंद्र जी? आशीष यादव को जनता ने बहिष्कार कर दिया है। आशीष यादव की कोई भी हैसियत नहीं है और न वो चुनाव में हैं और न वो हमारा कोई नुकसान कर सकते हैं। और सही मायने में बीएसपी और बीजेपी ये हमारी छवि को व्यापारियों में वैसे प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आप शहर में सारे व्यापारियों से पूछिए ये जो गजेंद्र बबलू हैं, ये सिद्धूरी गुप्ता कोतवाली के बगल में आप चले जाइए जहाँ उनका कार्यालय है, वो पूरी बिल्डिंग उन्होंने कब्जा कर रखी है। लेकिन आज दिन तक जोगिंदर सिंह के ऊपर अगर एक कब्जे का, एक जमीन का आरोप लग जाएगा तो मैं बीच में ही बैठ जाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। आपने बिल्डिंग का खूब जिक्र किया। आपने पिछले फेसबुक लाइव में देखा, गजेंद्र चौहान कह रहे हैं कि बिल्डिंग का बैनामा हमने करवाया था और जोगिंदर यादव कब्जा करने आ गए। जोगिंदर सिंह यादव कह रहे हैं कि गजेंद्र सिंह ने कब्जा कर रखा है। गनीमत है कि इस मुल्क में कोर्ट है, हम मान के चलते हैं कि वो ये फैसला कर देगा कि किसका दावा सही है। जोगेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज सुबह से मैं एटा सदर में घूम रहा हूं, हम लोग कॉलेज में गए, अलग अलग तबके के लोगों से मिले। दिक्कतें बहुत हैं एटा में। सबने कहा एटा का विकास नहीं हुआ, सबने रेलवे लाइन का जिक्र किया, सड़कों की हालत बेहतर खराब है। यदि जोगेंद्र सिंह यादव
साइकिल के सिंबल पर एटा सदर से विधायक हो जाते हैं तो वो कौन से 3 काम हैं जो वो शहर के लिए सबसे पहले करवाएंगे? देखिए, मैं एटा की अभी मैंने घूमा है, मैं तो एटा विधानसभा नहीं घूमा था इससे पहले। एटा का विकास नहीं हुआ है, ये सही है, और मैं सबसे पहले पूरे क्षेत्र का विकास कराऊंगा। जो हालत सड़कों की है उनको सही कराऊंगा। गाँव में सीसी नहीं, रोड नहीं, तो मैं इंटरलॉकिंग और रोड बनवाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि हमारी सरकार भी, जैसा कि एग्जिट पोल वगैरह बता रहे हैं कि सरकार भी आ रही है, अगर सरकार आती है तो मैं निश्चित रूप से एटा में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगवाने की कोशिश करूंगा, जिससे हमारे। किस चीज की फैक्ट्री? अब ये मैं भविष्य में है कि हम जीतेंगे तब हम ये करेंगे, क्या करते हैं ये भविष्य में है। हमारा इरादा है कि हम फैक्ट्री लगवाएं जिससे हमारे बेरोजगार भाई उसमें नौकरी कर सके, और हम एटा में कोई हॉस्पिटल बनवाएं जिससे कि हमारे लोग आगरा और अलीगढ़ जाते हैं, पैसे से कमज़ोर लोग होते हैं, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ एक हॉस्पिटल बने। जोगेंद्र सिंह यादव ये वादा कर रहे हैं एटा सदर की जनता से कि यदि वो विधायक बन गए और उनकी पार्टी की सरकार आ गई तो कोई बड़ी फैक्ट्री खुलवाएंगे। जोगेंद्र जी, एक आखिरी सवाल। अब तक रामेश्वर यादव जब भी चुनाव लड़े, जोगेंद्र सिंह यादव ने उनका चुनाव संभाला। ये पहली मर्तबा है कि दोनों भाई अगल बगल की विधानसभाओं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भैया को आपकी कमी वहां महसूस नहीं हो रही होगी? नहीं, भैया को भी कमी महसूस नहीं हो रही है और हमको भी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ का भी चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और अलीगंज का भी चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया। जनता लड़ रही है, हम लोग तो बस पीछे पीछे चल रहे हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट जोगेंद्र सिंह यादव के समर्थकों के जोश को बता रही है। समर्थकों का जोश आपने कैमरे के जरिए देखा, अब वोटरों के जोश की बारी है। एटा सदर की बात करें तो यहाँ पर पहले फेज में 11 फरवरी को चुनाव हैं और 11 मार्च को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर कौन बैठेगा, किसका होगा राज तिलक। क्या टीपू अपनी नई बनी छवि के सहारे एक बार फिर से विधानमंडल में सत्तासीन होंगे नेता के तौर पर, या उन्हें प्रतिपक्ष में बैठना पड़ेगा? टीपू के लिए लड़ाई मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ये लड़ाई पहले उन्होंने परिवार के बीच लड़ी और अब जनता के बीच लड़ रहे हैं। चूंकि टीपू के परिवार की लड़ाई का एक सिरा एटा से लगता है, इसलिए हमारी नजर एटा सदर की सीट पर भी रहेगी। हमारी नजर आप पर है क्योंकि आपकी नजर से ही हमारी नजर तय होती है। जोगेंद्र सिंह यादव ने सबसे आखिरी में जनता का जिक्र किया, जनता के सपोर्ट के बात की। जनता को लोकतंत्र में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आखिर में वही इस जमहूरियत के पैरोकार हैं। जो विधायक चुनकर जाते हैं उनके वोट से, उनका ये फर्ज बनता है कि जब वो वहां पर पीठासीन अधिकारी के सामने खड़े हों तो जनता के हक की बात करें। आदमी को जब आलू खरीदते वक्त ये समझ में आ जाता है कि ये 3 रुपए किलो ज्यादा सही है, 4 रुपए किलो, तो विधायक चुनते वक्त तो और भी ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए, तोलना चाहिए और बोलना चाहिए, बोलना चाहिए और पूछना चाहिए। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। गजेंद्र और जोगिंदर की कहानी में से आपको किसका पक्ष ज्यादा दिलचस्प, ज्यादा यकीनी लग रहा है, ये भी बताइए। एक लंबी ग्राउंड रपट में हम भी बताएंगे कि यहाँ के सियासी समीकरण क्या हैं और कल सुबह हम यहाँ से कूच करेंगे कन्नौज के लिए। जरा देखें तो कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र में कितना विकास हुआ, कितनी विकास की गंगा बही, वो गंगा जिसमें यमुना के मानिंद कांग्रेस जुड़ गई है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब विकास की सरस्वती निकलेगी। हालांकि आलोचक ये कह रहे हैं कि सरस्वती तो अदृश्य रहती है, तो क्या विकास भी अदृश्य रहेगा? पर अच्छी बात यह है कि चुनाव में विकास मुद्दा है। आपके मुद्दे क्या हैं हमें जरूर बताइए और हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो कौन सी विधानसभाएं हैं
जहां पर दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं, जहां पर राजनीतिक अदावत के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ thelalantop.com के साथ और फेसबुक चुनाव के साथ, जिसके जरिए ये सारे किस्से कहानी, ये सारी सियासत आप तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया, अपना खूब ख्याल रखिए।